भारत के यशस्वी वित्त मंत्री ने विगत दिनों भारत का आम बजट पेश किया है और उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो खाका खींचा है और उस खाके के आलोक में कई चीज़ें वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो पीएम गति शक्ति पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें 7 इंजन की परिकल्पना की गई है कि कैसे भारत की जो संचार व्यवस्था है, चाहे वो एयरवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, उसको कैसे हम सब बेहतर करें और कम समय में और कम लागत में जो लॉजिस्टिक है उसका बेहतर हम सब उसको लागू कर सकें, कम खर्च में कई चीज़ें एक साथ इसमें होंगी, तो उसकी कल्पना की है और उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और दूसरा जो एक सबसे जो अच्छी बात है कि राज्यों को जो विगत वित्तीय वर्षों में मात्र उसकी सीमा 15,000 करोड़ रुपये थी, अभी इस बजट में 1 लाख करोड़ का प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी राज्य अपने मांग के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में 50 वर्षों के उधार पर सूद रहित ऋण ले सकता है, उसे 50 वर्षों के बाद तक चुकाना है। तो यह एक बड़ी राहत है, उसमें सभी राज्य अपने राज्य के विकास के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राज्यों के विकास के लिए। तीसरा जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे वित्त मंत्री ने जो पेश की है कि जो पतित पावनी गंगा है उसके किनारे 5 किलोमीटर तक उसमें जैविक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का प्रावधान किया गया है और सरकार इस खेती में हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। उसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार से प्रांत को मिलना है, क्योंकि बिहार के लगभग 12-13 जिले गंगा के किनारे बसे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। और बिहार कृषि प्रधान राज्य भी है, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ बिहार के लोगों को मिलना है। एक जो अच्छी बात है कि भूमिहीन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी सरकार की ओर से हमेशा दी जा रही है और मैचिंग ग्रांट के रूप में कुछ राज्य सरकार भी देती है। तो अगले वित्तीय वर्ष का भी एक लक्ष्य हम सबों ने लिया है, जिसमें 80 लाख गृह निर्माण किया जाएगा और उस पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी, क्योंकि लगातार सरकार ने काम की है शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो ये एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने इस संबंध में उठाया है। और नल के जल पर भी लगभग 60,000 करोड़ का प्रावधान है। फिर जो और कई सेक्टर हैं वहाँ भी भारत सरकार ने उन सारे सेक्टर को सहूलियत दी है। जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, वो बुनियादी सुविधाएं आम लोग तक कैसे पहुँचे, इसके लिए सरकार ने सभी सेक्टर को एम्पावर करने का काम किया है। और खास करके शहरी क्षेत्र में भी जो 2 स्तर के शहर की गणना हुई है और दोनों स्तर के शहरों को 2nd और 3rd टियर पर उसका नाम दिया गया है। तो शहरों की आधारभूत संरचनाओं को भी एम्पावर करने के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। और जो किसानों के अनाज के खरीद का जो
न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी सरकार ने जारी रखा है और उससे किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और उद्यमिता के क्षेत्र में भी इस बजट में प्रावधान किया गया है जिससे कि उद्योग को हम सब और बेहतर कर सकें। और एक जो सबसे जो अच्छी बात है कि लगभग 60 लाख रोजगार के सृजन का प्रावधान इस बजट में हमारे केंद्र की सरकार ने रखी है। तो मोटे तौर पर देखें कि अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं जहां देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में उस सेक्टर्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को का स्वरूप दिया है और यह समदर्शी है, सर्वस्पर्शी है और देश के विकास में आने वाली दिनों में यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बिहार का बजट 28 को है, क्या आम खास रहेगा इस बार बिहार के लिए? नहीं, देखिए आपने देखा होगा कि विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण जो वैश्विक परिस्थिति बनी थी और उस परिस्थिति के कारण जो कई हमारे विकसित राष्ट्र हैं वो भी घुटने टेक दिए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के आम लोगों तक निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की, निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई। और इतना ही नहीं, जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण में समाज के कमजोर वर्ग सूचीबद्ध हैं, सरकार उनको 2 रुपया गेहूं और 3 रुपया की दर से चावल एक परिवार में एक व्यक्ति को 5 किलो हम लोग सरकार देती रही है। और अंत्योदय की सूची में जो परिवार सूचीबद्ध है उसको 35 किलो अनाज एक मुश्त उसको दिया जाता है। वो लगातार सरकार निःशुल्क ये मार्च तक का प्रावधान किया है, जिससे कि कोरोना के कारण कई हमारे श्रमिक हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, लॉकडाउन के कारण भी वो काम नहीं कर पाए थे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो, तो उनके लिए भी सरकार चिंता की है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने काफ़ी बेहतर बजट पेश किया है और आगामी बिहार राज्य का बजट भी 28 फरवरी को हम पेश करेंगे। तो उसमें हमारा प्रयास है कि बिहार के जो विकास के मापदंड हैं, जिन आयामों पर हम सब काम करते आए हैं, उसको हम सब मजबूत करेंगे। और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में तो कई वायदे हम किए हैं, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, जहां हम सब लगभग 16,000 अपने नौजवान उद्यमियों को 5 लाख रुपया अनुदान एवं 5 लाख रुपया 1% ब्याज पर उन्हें ऋण भी दे रहे हैं। और महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा, ये 3 सेक्टर को हम लोग शुद्ध रहित दे रहे हैं। तो इस तरह के कई कदम जहां रोजगार के अवसर हैं वहां सरकार ने उठाई है। ये सारे अवसर और आगामी जो 5 वर्ष का जो जनादेश है बिहार की एनडीए सरकार का, जो माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, तो उन वायदों को पूरा करने का हम सबों ने प्रयास किया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने घोषणा पत्र में 3 विश्वविद्यालय के निर्माण का फैसला लिया था, उसको हम सबों ने पूरा किया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हमने की। बाल हृदय योजना को लागू किया, जो जिन बच्चों के जन्म के समय हृदय में छेद होता था उसको हम सबों ने सरकार के खर्चे पर उसका इलाज कराया है। तो आगामी बजट में भी जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है और जो अभी शहरीकरण हम सबों ने किया है, आज 258 हमारे स्थानीय नगर निकाय हो गए हैं, उस क्षेत्र में कैसे विकास करें, इन सारी चीज़ों का
आगामी बजट में हम सब। सर, माइग्रेंट मजदूर और बड़े उद्योग अब तक नहीं हो पाया बिहार में, वो क्या माहौल अब तक नहीं बन पाया, बड़े उद्योग अब तक नहीं विकास हो? देखिए, विगत 15 वर्षों में हम सबों ने बिहार के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम किया, जिसे सारा देश और विश्व भी स्वीकार करता है। और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय हमारे जो चनपटिया में मजदूर आए थे चंपारण में, आज एक चनपटिया मॉडल एक आइडल मॉडल हो गया है। उस मॉडल पर आज काफ़ी ऐसी चीज़ें बन रही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसका एक तरह से उसका सुदृढ़ीकरण का एक वो कदम है। और इस बार केंद्र के बजट में भी वन प्रोडक्ट वन स्टेशन का भी माननीय वित्त मंत्री ने उसे भी एक स्वरूप देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय ने 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया। उसका लाभ बिहार को भी मिलना है, कटिहार को भी मिलना है। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पर के केंद्र सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि कल जो हम सब मुंगेर और बेगूसराय के बीच रेल सह सड़क पुल और पथ का माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय गडकरी जी, जो केंद्र सरकार में राजमार्ग मंत्रालय के माननीय वरिष्ठ मंत्री हैं, और उन्होंने एक लंबी फेरिस्त गिनाई है जो बिहार में सड़क संचार एवं पुल के निर्माण में केंद्र सरकार ने किस प्रकार का सहयोग दिया है, वो सूची भी मैं आप सबों को उपलब्ध कराऊंगा। तो केंद्र सरकार भी चाहती है कि बिहार में सड़क संचार बेहतर हो, क्योंकि सड़क संचार ऐसी बुनियादी चीज़ है जिससे कि विकास के दर को बढ़ाने में सड़क की एक बड़ी भूमिका होती है। तो उसमें भारत सरकार का संपूर्ण सहयोग है और आने वाले दिनों में भी भारत सरकार का सहयोग होगा। हम सबों ने भी आग्रह किया है भारत सरकार से कि राज्य के विकास में और भी कई जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध देने के लिए, और मुझे खुशी है कि भारत सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगातार कार्य करती है। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करता है जदयू का शीर्ष नेतृत्व। फिर से एक बार नहीं, देखिए, स्पेशल स्टेटस का मांग हमारे साथी ने की है, लेकिन बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस चीज़ें हैं जो केंद्र दे रही है और उसका लाभ मिलेगा। एक्चुअली मोटे तौर पर देखें तो उद्देश्य वही है कि राज्य कैसे विकसित हो। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए हमारे जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे उद्योग मंत्री हैं, हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, और भी हमारे जितने मंत्री हैं वो सारे इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बिहार उससे बेहतर होगा। अभी आपने पिछले विगत दिनों पढ़ा होगा कि श्रम संसाधन विभाग ने अभी टाटा इन्फोटेक से एक समझौता किया है और हम सबों ने स्वरोजगार के अवसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जितने भी गवर्नमेंट ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उसको बनाने का फैसला लिया है। और इसमें टाटा इन्फोटेक से हम सबों का समझौता भी हुआ है, MOU पर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिससे कि हमारे नौजवान ITI में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए NIT के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने समझौता किया है और वहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और अभी जो परंपरागत जो विषय थे, जो प्रशिक्षण के अलग अलग विषय थे, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई है। जैसे ड्रोन है,
जो टेलीकॉम का जो ये फाइबर बिछाने का जो काम है, और इस प्रकार से और कई नए विषय हैं जिससे कि बदलती दुनिया में उसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इससे सारे विषय ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोगों ने रखने का काम किया है। सर बिहार में सर शहरी आवास योजना की स्थिति अच्छी नहीं है पूरे बिहार में, तो उसको और करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या योजना है? हम बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि विगत महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 12,500 आवास नवनिर्मित आवास का हम सबों ने उसकी चाबी हस्तांतरित की एक समारोह में, और अभी मुझे लगता है कि इसी माह में लगभग 40,000 आवास का सैंक्शन लेटर हम सब देने वाले हैं एक समारोह करके। तो हमने काफ़ी इस दिशा में काम भी किया है, और 40,000 आवास का सैंक्शन लेटर एक समारोह में हम सब देने जा रहे हैं, जिससे कि जो शहरी क्षेत्र के गरीब हैं उन्हें अपना मकान मुहैया हो सके, और ख़ास करके जो भूमिहीन शहर के निवासी हैं जो यत्र तत्र रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, उसके लिए बहुमंजिली इमारत के संबंध में लगातार हम सब काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही इस योजना का प्रस्तुतिकरण हम करने जा रहे हैं। और अभी बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के नाते जो बिल्डिंग बायलॉज था वो बहुत दिनों से परंपरागत रूप से चला रहा, तो उसमें सामयिक दृष्टि से कई संशोधन करके अभी उसे कैबिनेट में लेने जा रहे हैं, और जो विस्तार से फिर ये चीज़ें बिहार के लोगों के बीच में जाएगी। तो नगर निगम के चुनाव की कब तक संभावना है? नहीं, नगर निगम का चुनाव समय पर होगा, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ कई प्रकार की तकनीकी चीज़ें हैं जिस पर कि हम सब काम कर रहे हैं, और जो स्थानीय नगर निकाय का जहां चुनाव लंबित है वहां चुनाव करके जो स्वायत्त शासी बोर्ड है उसको हम सब हैंड ओवर करेंगे, जिससे वो नगर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। सर कोई डेडलाइन दिया गया है? नहीं, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं ओबीसी के संबंध में, कुछ वो डेटा एक कमीशन का गठन करके मांगा गया है, लेकिन बिहार में तो हम सब पहले से ओबीसी के अंतर्गत ईबीसी के लोगों को आरक्षण देते रहे। इस संबंध में हम सब कमेटी का गठन करके, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकृति दी है, बहुत वर्ष पहले की बात है, तो उसको भी हम सब उस पर काम। बिहार बजट 2022 में कटिहार को क्या कई नई उद्योग? देखिए, हम वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करेंगे। जब बिहार के विकास की बात हम कर रहे हैं तो कटिहार निश्चित तौर पर उसका हिस्सा होगा। क्या कोई फूड प्रोसेसिंग का तोहफा मिल सकता है कटिहार जिलेवासी को? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि सरकार कोई उद्योग नहीं लगाएगी। जो उद्यमी इस तरह के उद्योग को स्थापित करने के लिए आगे आएंगे, सरकार उससे प्रोत्साहित करेगी, और आधारभूत संरचना और अन्य जो सुविधाएं हैं जो किसी राज्य में उद्योग स्थापित करने की उससे आवश्यकता है, हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार ने मोदी जी की सरकार ने जब एथेनॉल बनाने की अनुमति दी गन्ना से और बाद में चावल के टुकड़े से, इसके पहले गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा और इसकी अनुमति दी है। तो आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो आज एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर 4 एथेनॉल का उद्योग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज बेगूसराय में पेप्सिको अपना यूनिट लगा रहा है। तो उद्योग के क्षेत्र में भी हम सब काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के सारे मंत्री अपने अपने विभागों पर बेहतर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खास करके कोरोना का संक्रमण अब खत्म हुआ है। सचेत रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके कारण विकास बाधित नहीं होगा।
हम सब तेजी से काम करेंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि देखिए सरकार तो काम करेगी करती है, लेकिन बिहार के लोगों से भी अपेक्षा है कि बिहार के विकास में उनकी जो भूमिका है वो भी आगे बढ़े। सरकार तो आगे बढ़ ही रही है और सरकार और हमारे जो बिहार के लोग हैं जिसके विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और तो हम सब मिलकर बिहार के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं, ये हम जरूर आपके माध्यम से आह्वान करेंगे। जीएसटी काउंसिल के आप संयोजक बनाए गए हैं, वो बिहार की दृष्टि से जीएसटी काउंसिल में कई ऐसे विषय आते हैं जहां मंत्री समूह का गठन होता है और उसका कोई न कोई एक राज्य चेयरपर्सन होता है, 4-5 राज्य उसके सदस्य होते हैं और फिर उसके प्रतिवेदन के आधार पर फिर जीएसटी काउंसिल उस पर विचार करती है। तो इसके पहले बिहार की ओर से मैं 2 मंत्री समूह का सदस्य चयनित हूँ और उस मंत्री समूह की कई बैठकें भी हुई है और इस बार यह समिति काफ़ी पहले से गठित है जिसमें ये रियल एस्टेट पर कई सुझाव पहले भी आए हैं और अभी यह समिति गठित है। इसे पुनर्गठित करना था, इसके पहले जो चेयरपर्सन होंगे शायद हो सकता है कि वो अभी नहीं होंगे, इसलिए इस बार इस समिति का चेयर करने का मुझे अवसर दिया गया है। उम्मीद है कि इस मंत्री समूह की या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो फिर पुनर्गठित किया गया जिसमें 4-5 राज्य सदस्य के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा और 1-2 और राज्य, इसकी जल्द बैठक करके जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो कई इशूज हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उसे रिजॉल्व करना आवश्यक है, उस पर हम जल्द